गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 जो है परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, बात करेंगे हम एटम्स की। सबसे पहले तो हमने जो अभी तक पढ़ा पहले चैप्टर में, उसमें हमने बात की थी अणु की, जो कि सबसे छोटा रूप है किसी भी द्रव्य का यानी पदार्थ का। और यह जो कण है वो और छोटा नहीं हो सकता। उसी को आगे हम जो चैप्टर 3 में बात करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि जो हमारे पुराने प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने इस पदार्थ के छोटे रूप को क्या कहा कि इनको जब हम छोटा छोटा करते जाएंगे तो एक बहुत छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहा गया सूक्ष्मतम कण को परमाणु। उन्होंने परमाणु इसको कहा है। ठीक है, तो इसी परमाणु की यहाँ बात करेंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पुराने दार्शनिक जो थे, उन्होंने इसी छोटे कण को परमाणु कहा होगा। ठीक है, हालांकि हम इसको थोड़े से एडवांस पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमाणु के आगे भी और छोटा कण हो सकता है कोई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना मान लेते हैं कि हमारे जो पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने बात की कि ये छोटा कण किसी पदार्थ को छोटा 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 करते जाएं तो एक लिमिट पहुंच जाएगी जिसमें उससे आगे इसको और छोटा नहीं किया जाता। तो बच्चों, आपने ये सारा एक बार चैप्टर पढ़ लेना है, यहाँ से इस पैराग्राफ को पढ़ लेना और ये देखना है कि हमारे पुराने दार्शनिक या जो दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा है इस कण को जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियमों की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक एंटनी एल लेवाइजे की, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया रासायनिक संयोजन के बारे में। रासायनिक संयोजन की बात करें तो मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें हम कुछ पदार्थ ले रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ लिए, उनमें कुछ परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ बन गया जिसे उत्पाद के रूप में देखा गया। यानी जो पदार्थ लिए गए उसको हम कह सकते हैं कि कोई अभिकारक हमने लिया और उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होने के बाद कुछ और नया पदार्थ बन गया। इसको हम कह सकते हैं कि ये नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो ये जो नया पदार्थ बना है इसको हम उत्पाद कहेंगे। समझे बात को? यानी हमने कुछ लिया है, स्टार्टिंग में हमने कुछ लिया, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, जो पदार्थ स्टार्टिंग में लिया उसको हम अभिकारक कहेंगे और जो बाद में बन गया नया पदार्थ उसको उत्पाद कहेंगे। उदाहरण के लिए हमने कोई जैसे चाय बनाई है। ठीक है, चाय बनाने के लिए हमने पहले क्या पदार्थ लिए हैं? पानी, चाय पत्ती, चीनी और दूध। ठीक है, ये सब आपस में अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद क्या बना हमारे पास? चाय। समझ गए? तो ये सब क्या है हमारे पास? ये हैं अभिकारक। इनको हम कहेंगे अभिकारक। और चाय जो बनी बाद में इसे कहेंगे उत्पाद। समझे इस बात को? तो कोई भी इस तरह की अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया होने पर क्या क्या होता है, क्या नियम अपनाए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम ये है 3.1 द्रव्यमान संरक्षता का नियम। तो बच्चों, अभी बात करेंगे हम द्रव्यमान संरक्षता के नियम की। 3.1.1 जो है हमारा, इसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जब हम कोई अभिकारक लेते हैं, अभिकारक अभी हमने बात की, अभिकारक उसका द्रव्यमान कर लो। ठीक है, और जितने भी अभिकारक लिए, चाहे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O2, इनको मिलाएंगे और इससे बनेगा उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। उत्पाद में क्या बना देखो? जल, H2O। तो क्या कहेंगे कि जो इनका वजन है इसको कर लेंगे और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बना उसका वजन करेंगे तो ये बराबर रहेगा। यानी ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना कम होगा। यानी द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ह्रास होता है। इसी को समझते हैं कैसे, आसान से शब्दों में समझेंगे हम। तो क्रियाकलाप दिया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला है क्रियाकलाप में 3.1। यहाँ पर आपको बोला है कि आपने कुछ अभिकारक लेने हैं।
एक्स और वाई। ठीक है, दो तरह के अभिकारक लेने हैं। मान लो पहली अभिक्रिया में हमने क्या किया, ये दो अभिकारक लिए, इनको आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद क्या उत्पाद बनेगा उसका वजन करके देखेंगे। ये वजन करके देखेंगे कितना है, 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट है और 1.43 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम इसके सबसे पहले विलयन बनाएंगे। इसको 10 ml पानी में मिलाएंगे। ठीक है, एक परखनली में 10 ml पानी में इसको घोलेंगे अच्छी तरह से कॉपर सल्फेट को। ठीक है, घोल लिया। फिर हम दूसरी परखनली में भी 10 ml पानी लेंगे और उसमें सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम को अच्छे से घोल लेंगे। ठीक है, तो दो विलयन बन गए हमारे पास, एक है कॉपर सल्फेट का विलयन और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट का विलयन। इन दोनों को मिलाएंगे। दूसरा क्रियाकलाप हम इन दो अभिकारकों के साथ करेंगे, तीसरा इन दो अभिकारकों के साथ हम करेंगे। तो ठीक है, पहले एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या आपकी बुक में दिया हुआ है। एक्स और वाई इनको 10 ml पानी में मिलाकर हमने विलयन तैयार करना है, ये कहा हो। अब इसको कैसे करेंगे, एक फ्लास्क में डालेंगे। फ्लास्क में वाई विलयन जो हमने तैयार किया था सोडियम कार्बोनेट का, उसको हमने फ्लास्क में डाला है। ठीक है, और एक छोटी परखनली में हमने दूसरा विलयन डाला है, एक्स विलयन। ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट का था। इसमें समझ गए, ये हमने इसमें डाला है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अभी मिलाया नहीं है, देखो कैसे रखा है हमने। फ्लास्क ली है और उसको उसके ऊपर कॉर्क लगाया है और कॉर्क के साथ एक धागा और धागे के साथ इस छोटी परखनली को बांध दिया है। ठीक है, अभी इस पूरे का हम वजन करके देखेंगे कितना हुआ। ठीक है, मान लो वजन आ गया हमारे पास कोई 20-25 ग्राम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लो 25 ग्राम अभी हमारा वजन आया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, धीरे से इस परखनली को घुमाएंगे, इस फ्लास्क को हिलाएंगे ताकि इस परखनली के अंदर का मिश्रण इस दूसरे विलयन में घुल जाए। तो जब ये घुलेगा तो अभिक्रिया होगी। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी अभिक्रिया हो जाएगी और अभिक्रिया के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाएगा इसमें। तो जब नया पदार्थ बन गया, अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, तो उत्पाद बना। तो उत्पाद बनने के बाद अब हम दोबारा से इसका वजन करेंगे इस फ्लास्क का अभिक्रिया के बाद, तो देखेंगे कि दोबारा से वह 25 ग्राम ही रह जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता, ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है ना द्रव्यमान का ह्रास होता है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये याद रखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इस को आप बुक पर से पढ़ो, अच्छे से समझो। फिर हम अगला करेंगे स्थिर अनुपात का नियम, जो कि दूसरा नियम है। ठीक है, पहले नियम को अच्छे से समझो, नहीं कुछ समझ आएगा दोबारा से आप पूछ लो। तो बच्चों अब बात करते हैं दूसरे नियम की, स्थिर अनुपात का नियम। ये भी नियम बहुत अच्छा है, इजी है समझने में। इसमें बात की है यौगिकों की। यौगिक क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ तत्व हैं, देखो हाइड्रोजन तत्व है, एच उसका सिंबल है, ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन का सिंबल सी है। मैं सिंबल लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटाशियम का के है ना। तो ये डिफरेंट बहुत सारे तत्व हैं, 118 तत्व हम खोज चुके हैं, उनको सिंबल में लिखते हैं हम ऐसे। तो जब ये तत्व एक दूसरे के साथ कभी मिल जाएं तो किस चीज़ का निर्माण होता है, तो बनता है यौगिक। अब याद रखें यौगिक कैसे बनता है, जब दो या दो से अधिक तत्व, कोई भी तत्व दो या दो से अधिक मिल जाएंगे तो यौगिक बनेगा। और जब यौगिक बनेगा तो एक नियम है कि ये यौगिक जब बनते हैं तो इनमें ये तत्व, इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त किए हों। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जल। ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक ही है। तो जहाँ से भी जल आप लाओ, कहीं से भी अमेरिका से ले आओ, तो इसमें देखिए इनका अनुपात किस चीज़ का अनुपात है, इसमें द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहेगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1। 2 हाइड्रोजन है तो टोटल कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो ये बन गया 2
अनुपात 16। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया? 1:8। समझ गए ना, 2 से जाएंगे दोनों, 1 और 8। तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:8। ये याद रखना है, अब आपने देखना है ध्यान से। ये अनुपात जल के तत्वों के द्रव्यमान का होता है। जल के तत्व कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके द्रव्यमान का अनुपात कितना है जल में? 1:8। ठीक है। अब जल कहीं से भी आएगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और उनका द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो CO2 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? एक कार्बन तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 यूनिट और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 यूनिट। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के 2 तत्व हैं, इसलिए 2 परमाणुओं का द्रव्यमान हो गया 32। ठीक है। तो अनुपात कितना बना? 12:32। इसको और सरल करेंगे, 12:32 को काटेंगे 4 से, 3:8 आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम श्वास में जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लो, चाहे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हर बार 3:8 ही मिलेगा आपको। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है जो है अमोनिया का, NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 14, हाइड्रोजन का 1, ये हमने पहले भी बात की। तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, इसलिए बन गया 3। तो 14:3 बनाइए। इसका और सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए 14:3 ही रहेगा। तो ये जो अनुपात है ये अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का है। यानी अमोनिया के जो तत्व हैं इनके द्रव्यमान का अनुपात ये है। और किसी भी यौगिक के तत्व ले लो, उनका द्रव्यमान का अनुपात हर बार स्थिर रहेगा, चाहे वो कहीं से भी लाया गया हो। समझे बात को? यही यहाँ पर दिया है। इसको किस तरह से बोला हुआ है कि किसी भी यौगिक में तत्व जो होते हैं वो सदैव द्रव्यमान का उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। और ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये याद रखना है आपने। तो 2 उदाहरण अब आपको दिए गए, 2 नियम आपको दिए गए, दोनों नियमों को याद रखना है और उनका मतलब क्या है। आपको याद करने के लिए सिर्फ ये लाइन है एक, और एक ये लाइन है जो कि पिछले इसमें हमने की नियम में। ये इनका मतलब क्या है ये मैंने यहाँ पे समझाया है। इसको अच्छे से समझो, नहीं समझ आएगा तो दोबारा से आप पूछ लेना। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके आगे हम डाल्टन के बारे में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।